हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य को। तो इनसे पहले मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें आप लोग देखें कि बहुत वीवीआई क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बीपीएससी और किसी भी स्टेट का पीसीएस एंड बिहार एसआई और यूपीएससी के प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज है बहुत ही पसंद आते होंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो उसमें ना आपका जो मौर्य साम्राज्य का 60 क्वेश्चन देख चुके थे, तो आप 61 क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आभारदार मूर्ति शिप में रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रानियों अशोक में राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये किस कहाँ से आपको ये उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है कंगनहल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये है मास्की का लघु शिलालेख। मास्की का लघु शिलालेख में ये जो अशोक का नाम है ना उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से किस में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो अभी हम लोग जस्ट देख, इसमें आपका ये जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुर्जरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ संबंधित है। तो ये जो अशोक का जो रुम्नीदेई स्तंभ है ना किससे संबंधित है? तो वो उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामनो उल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो गुर्जरा अभिलेख है वो कहाँ स्थित है? तो आप लोग उत्तर प्रदेश के दलिया जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, माने कि जो अशोक है ना अपने आप को किस स्तंभ में जो स्तंभ में जो लिखा गया है जिसमें आपको वह मगध का सम्राट बताया, तो वह है भारभू स्तंभ में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो कालसी आप लोगों को प्रसिद्ध है वो अशोक के शिलालेख के कारण। ये जो कालसी जो है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ थी? तो ये कालसी में थी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है ना आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो आपका पीसीएस, एसआई, यूपीएससी, आईएएस, प्री, इस सब में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन सबको समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो कलिंग युद्ध जो विजय हुई है तथा उसमें जो क्षति हुआ है, लॉस हुआ है, उन सबको जो विवरण है वो किस शिलालेख में हुई है? तो शिलालेख 13। ठीक है, इसे याद रखिए, शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख से हम कलिंग युद्ध का ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहानुभूति के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो धार्मिक है ना सहानुभूति के प्रति कौन सा अभिलेख है? तो ये आपका ना शिलालेख 12 में इन्होंने सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। ठीक है, और तथा धार्मिक सहानुभूति हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं किस शिलालेख में? तो 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से प्राश्रय किया है? तो ये जो अभिलेख है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये जो है ना वह किनके द्वारा है? तो आप लोग जानते हैं कि अशोक ही अभी फिलहाल होगी। ठीक है, अशोक के द्वारा ये है, परामर्श दिया गया था। नेक्स्ट, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताता है वह कौन सी है? तो वह आपका 2 तथा 13। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 74 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों से नहीं है? तो कौन सा अशोक के अभिलेख से नहीं है? तो देखिए यहाँ पर है ना दक्षिण राज्य के शिलालेख का उल्लेख अशोक के अभिलेख से नहीं है। तो चोल तो है, पांडे भी है, तो इसमें ना सातवाहन, ये जो सातवाहन है, सातवाहन नहीं है। ठीक है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज्य ने संबंध थे, कहाँ के शासक थे? और ये जो टालेनी है वो कहाँ के शासक थे? तो वो आपका ना मिस्र के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये जो तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये आपका मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया तथा मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो किसके साथ थे? तो अभी ये जो मौर्य साम्राज्य है ना, इसके शासकों का जो
राजवंश का जो शासक जो है ना वो बहुत दूर दूर के देशों के साथ राज के संबंध था, तो जिसमें से सीरिया है, मिस्र है, किसके, तो मोर वंश के। हम लोग पिछला क्वेश्चन भी देखें इसी तरह का था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेखों में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसे लगता है कि पाबंदी पशुओं को वध पर थी, तो यह वध पर थी, तो यह किस स्तंभ से संबंधित है? तो यह स्तंभ 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो प्राचीनतम शाही आदेश है तो यह आपका सहगोड़ा ताम्रपात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक, तो ये कथन है, कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। तो इसमें ना आपको इसको देखना है कि कौन सा ये सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही उत्तर है, तो इसमें देखिएगा ये बिल्कुल ठीक है, माने कि इसमें ना ए और आर दोनों सही बात किया गया है, और आर जो ना रीजन जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसको राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं किया। ठीक है, ये कथन हो गया। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध में किसको ने विद्रोह किया। ठीक है, तो इसका फिर उसी तरह से देखिएगा इसका कौन सा सही होगा, तो इसको राइट आंसर है ना इसका सी होगा। ठीक है, कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए जो सही है आर इसका गलत है। धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में एक अभिलेखों से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह पर कोई वर्णन नहीं प्राप्त था, अतः कथन ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वहाँ पर आए थे चंद्र मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसके दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये है ना बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो वह चंद्र मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो किसमें उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज भारतीय साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो किसमें? तो दास्ता नहीं था, यह मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसमें इस बात को उल्लेख किया गया था। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित की है, तो ये किसने किया है? तो वही होगा मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें किया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य काल में टैक्सों को छुपाने और चोरी के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता है? और जो लोग टैक्स को छुपाते थे, चोरी करते थे टैक्स को, तो उनको कौन सा दंड था? तो वह था मृत्युदंड। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेखित है, तो वह कौन सी वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लेखित है, तो वह अपन इंडिका है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो यह आपका है ना मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक है उसमें आपको मौर्य वंशों का जो मौर्य को है जो नगर प्रशासन उसके बारे में विवरण करता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको है ना इंडिका है। जैसे ये क्वेश्चन तो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है इंडिका से, देख सकते हैं आप लोग, तो इसलिए ना ये सभी क्वेश्चन बहुत ही विवरण है। इंडिका का जब मूल लेखक कौन है? तो वही होगा मेगास्थनीज है। ठीक है, क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। इंडिका का लेखक कौन था? तो वही आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। इसको कई बार हो चुका है, कहने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो ये आपका ना मेगास्थनीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कार्य कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है? तो ये कौन सा कार्य जारी है मौर्य काल में? तो वह जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, अभी भी जन्म और मृत्यु की जो पंजीकरण जो होती है तो वह यह जो वर्तमान में भी होती है नगर पालिका में, तो यह मौर्य काल के टाइम से ही चला आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, मौर्य नगरों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? उन्हें विकास किया गया था। तो इसमें आपका ना राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे, केवल सी डी ए सी और डी सही है। तो ए में क्या है? संस्कृति कला एवं साहित्य। ठीक है, सी में है प्रांतीय विभाजन और डी है हिंदू
कुश का साम्राज्य। तो ये सोने के सिक्के, ये आपको गलत आंसर होगा। भाग एवं बलि थे तो वह राजस्व के स्रोत था, भाग एवं बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, वह किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वह आपका ना सीता अध्यक्ष, ठीक है, सीता अध्यक्ष द्वारा मौर्य काल में जो भूमि कर था उसको इनके द्वारा ना एकत्रित किया जाता था, जमा किया जाता था। मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था? तो सीता का जो अर्थ था ना, तात्पर्य, वो था राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो वह आपका था समाहर्ता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो ये था पोतावा अध्यक्ष, ठीक है। राइट ऑप्शन ए। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह था मार्ग निर्माण से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकोदक सन्नोरोध, ये जो देख रहे हैं मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो यह किस रूप में जुर्माना लेता था, मतलब क्या चीज़ के कारण? तो वह था सड़क पर कीचड़ फैलाने के कारण, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर सड़क पर कीचड़ फैलाएगा तो उनको जुर्माना लिया जाता था, जिसको नाम था पंकोदक सन्निरोध, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखते हैं कि पंको में कैसा आ रहा है, पंख जैसा, पंख हो जाता है कीचड़ होता है, ठीक है। तो वहाँ से उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ठीक है, तो वह था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो वह इसमें देख सकते हैं, ये भी बहुत भी क्वेश्चन है। तो कौन सा अस्तित्व में थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी, ठीक है, 2 और 4, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन, ये आपका अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों में राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवस्था था? तो यह था मगध का व्यवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है? तो ये किया है वीरों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परितव पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति दी गई? तो ये आपका ना, ये जो अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित है, मना किया गया है? तो मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशियों को भारतीय साम्राज्य में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो कौन सा भारतीय समाज को में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? तथा व्रातीय क्षत्रियों का। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। तो किसी न किसी समय में आए थे, तो वह इसमें देख लीजिए कौन कौन सा। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। माने कि आपका मेगास्थनीय आए हुए थे, फयान भी आए हुए थे, हेनसंग भी आए हुए थे और इत्सिंग भी आए हुए थे, ठीक है। माने कि सब आए हुए हैं। तो इसका जो आने का जो क्रम है, तो वह क्रम कैसे याद रखिएगा? सबसे पहले मेगास्थनीज आए हुए थे, फिर फाहियान, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेगास्थनीज को एम कर दीजिए, फयान को एफ कर दीजिए, और फिर हेनसंग आए थे, तो हेनसंग को एच लिख दीजिए और इत्सिंग को ई लिख दीजिए, ठीक है। तो MFHE ही, इस तरह से कुछ बना लीजिए शॉर्टकट ट्रिक। सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आप लोग मिलाइएगा तो देखिएगा, चंद्रगुप्त है वह सेंट्रोकोटस हो जाएगा बी। फिर आपका बिंदुसार है वह अमृतघात। अशोक जानते हैं आप लोग, प्रियदर्शी। और चाणक्य का वो विष्णुगुप्त। तो ये उनका नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अब। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह था बृहदत्त, ठीक है। कैसे याद रखिएगा? अंतिम माने अंतिम है जो आदमी ना बृहदत्त होगा, मैंने बहुत विशाल होगा, तो वही अंतिम होगा। तो वहाँ से याद रख लीजिएगा।
ईस्वी सन के पूर्व की ओर कुछ शताब्दी में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिंडान क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है? तो किस शासक ने ध्यान दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे 2 और 3, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये दोनों जो है ना, माने कि 2 और 3 ये सब इन लोगों ने माने कि जल की ओर, जल संसाधन की व्यवस्था की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन हैं और आप लोगों को बहुत ही वीवीआई, आप सभी के लिए बहुत वीवीआई है, तो आप सब जरूर इस क्वेश्चन को ना रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आप